लीजिए हम मीटिंग रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। 2 सवाल का मीटिंग छूट गया रिकॉर्ड करना, ये हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं अगले सवाल को। देखिए जब हमको पता है कि लेटेंट हिट से सवाल आ गए एग्जाम में, तो क्यों ना इसको हम अच्छे से कर ले। कंडक्शन इस बार सिलेबस से हटा हुआ है ना, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन तीनों, इसीलिए उसको हम नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन हटा हुआ है, इसीलिए उसको हम सिलेबस से नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। स्कूल में भी वो नहीं हुआ है तब तो। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी पेज नंबर 286। ओ इतना लेट कर दिया आप लोग। ओहो 2 क्वेश्चन, आप 1 क्वेश्चन छूटा, 2 नहीं 1 ही क्वेश्चन। तो अच्छा ऑनलाइन पढ़ ली, गुड। समझ में आया ऑनलाइन में, तो फिर फायदा थोड़ा सा भी तो सुने होंगे, समझ में हल्का तो आया होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 286 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 11.5, ये आपके उसमें गया, देखिए क्या कहते हैं उसको, ग्रुप में। हाँ भाई क्या अपलोड किए हैं? अपलोड नहीं कर दी, सारा क्लास अपलोडेड है, लास्ट क्लास जिनका भी छूटा हो देख लीजिए आप सारा अपलोड कर देते हैं। क्या तुम लोग मजाक करते हैं, तुम लोग दिल पे ले लेते हो तुम लोग। हम किसके लिए पढ़ाते हैं? मैं कोई स्कूल है जो इतना भाव खाएंगे इसको हम बने आ जाए। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे ग्रुप में गया है, इस क्वेश्चन को आप देखिए। इसीलिए हम फिर से बोले आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, एक लिमिट में आप ध्यान रखते हुए। आपको यहाँ पे आप सीखने के लिए आए, आप जितना कुछ सीखना चाहें सीखिए, ठीक है। और कोशिश करेगी किसी भी टीचर के सामने ना बोले कि आप ब्राइट फ्यूचर में पढ़ते हैं, चाहे कहीं कहाँ पढ़ते हैं। मेरे भैया हैं वही हमको पढ़ाते हैं, वैसे ही पढ़ाते हैं। हम लोग के पास पैसा कौड़ी नहीं ना, तो भैया ही पढ़ा देते हैं। हाँ स्कूल इतना लूट ले रहा है तो कैसे पढ़ेंगे, और आप लोग ट्यूशन फीस के नाम लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि मेरा नाम या कोचिंग का नाम ना लाए। दोस्तों के बीच में बोले तो उससे मेरा प्रचार होगा। टीचर लोग तो जान गए हम लोग को, अभी नहीं काफी समय जाने हुए हैं, तो वो सब अच्छा नहीं बोलेंगे मेरे बारे में। ये कैसा फॉर्मूला आया, कौन सा फॉर्मूला? 2 फॉर्मूला है पिछा। एक फॉर्मूला जब भी टेम्परेचर बदलता है तो ms डेल्टा टी होता है। जब टेम्परेचर किसी का राइज करता है, लिक्विड से लिक्विड में ही, सॉलिड से सॉलिड में ही अगर टेम्परेचर राइज करता है सेम स्टेट में, तो फॉर्मूला लिखते हैं ms डेल्टा टी, जहां टेम्परेचर बदल रहा है। लेकिन जहां स्टेट बदलता है, सॉलिड से सॉलिड में ही रहता है या लिक्विड से लिक्विड में ही रहते हैं, स्टेट बदल रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बदल रहा, तो वहां पे लैटेंट हीट होता है। इस सवाल के जरिए आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा, इसीलिए दूसरा सवाल भेजे हैं। दूसरा सवाल लिखता है कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg ऑफ आइस एट -12 डिग्री सेल्सियस kept in calorimeter to steam at 100 डिग्री सेल्सियस at atmospheric pressure given specific heat capacity, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस अलग है, देख लो 2100 जूल पर केजी केल्विन है। अब आइस का स्पेसिफिक हीट अलग होता है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग है। वाटर का दिया है 4186 जूल पर केजी केल्विन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया है और लैटेंट हीट ऑफ स्टीम यानी वेपोराइजेशन भी दिया हुआ है। सवाल क्या है समझने की कोशिश कीजिए। सवाल ये है कि एक कैलोरीमीटर में आइस रखा गया है और आइस कितने डिग्री सेल्सियस पे है पता है आपको? इस सवाल के बाद आपको बहुत डाउट क्लियर होगा, सवाल को सीख लीजिए। एक बर्तन में आइस रखा हुआ है, मान लो खोलता हुआ पानी, आइस और आइस कितना डिग्री सेल्सियस पे है? -12 डिग्री सेल्सियस पे। कितना पे है? माइनस। इसको स्टीम में ले जाना है, किसमें ले जाना है? स्टीम में। ध्यान सुनो, स्टीम में ले जाएगा तो -12 पे। अभी ये कौन से स्टेट में है? पहले -12 से कहां ले जाइएगा? 0 में। लिक्विड में कैसे? पहले -12 से कहां आएगा? तो 0 पे भी वो क्या रहेगा? आइस। यानी अभी भी ये क्या है? सॉलिड। तो यहाँ से यहाँ स्टेट चेंज हुआ, खाली क्या चेंज हुआ? तो यहाँ पे जो इसको हीट चाहिए वो कौन सा हीट होगा? और स्पेसिफिक हीट एक ऐसे फॉर्मूला क्या लिखते हैं? ms डेल्टा टी। बस ध्यान रखना है, मास किसका लेंगे? एस किसका लेंगे?
और डेल्टा टी होगा 12 डिग्री सेल्सियस। फाइनल माइनस इनिशियल, 12 में छोटा घटाना है, 0 माइनस माइनस 12 तो प्लस हो जाएगा। अब वो सॉलिड से किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, लेकिन टेम्परेचर चेंज। अब इस सॉलिड से लिक्विड स्टेट बदल रहा है, जब स्टेट बदलता है ना तो उस समय हम लोग कौन सा हीट यूज करते हैं, लैटेंट हीट। और लैटेंट हीट इस समय कितना यूज होगा, Q नंबर दूसरा क्या लिखेंगे, M इंटू एल, जहां M है मास ऑफ आइस और L है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बहुत बड़ा चीज तो नहीं बोले। अब बताओ, अब लिक्विड हो गया, अब 0 से कहां जाएगा वो 100 में, अभी भी क्या रहेगा वो लिक्विड, ठीक है। तो 0 से जाएगा फिर से ये 100 में, लेकिन अभी भी ये क्या रहेगा, लिक्विड। टेम्परेचर चेंज हुआ, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसलिए कौन सा हीट हो जाएगा, क्योंकि ये सॉलिड से फिर लिक्विड में बदलेगा। जब तक पूरा, हाँ जब तक पूरा बर्फ जो है ना पानी में पूरा, जब तक आइस से वो लिक्विड में नहीं होता तब तक टेम्परेचर 0 पे रहता है। 0 भी तो आइस होता है ना, आइस तो 0 पे भी होता है। मेरा फोन कहाँ है, फोन आ रहा है किसका देख ले। हाँ हेलो, हाँ ना ठीक है भाई, ठीक है। लिक्विड यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से लिक्विड ही। लेकिन अब इसको स्टीम में जाना है, तो स्टीम जाएगा तो स्टेट बदलेगा। जब तक पूरा पानी स्टीम ना हो जाए तब तक टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। यानी इस बार आपका हो रहा था यहाँ पे स्पेसिफिक हीट एम एस डेल्टा टी, ये फॉर्मूला लगा, ठीक है। अब 100 से फिर से 100 में जाएगा, लेकिन लिक्विड से अब किसमें कन्वर्ट होगा, स्टीम या वेपर में, और ये आपका हो जाएगा m इंटू एल। तो हम फिर से इसको समझाने जा रहे हैं, हल्का हल्का समझ में आया आपको, हल्का हल्का समझ में आया होगा, ज्यादा नहीं। तो देखिए हम क्या समझाए अभी, थोड़ा ये नहीं हम जानबूझ के मिटाए हैं, क्योंकि हम फिर से समझाने जा रहे हैं। कई लोग समझे, कई लोग नहीं समझे, कई लोग को लगा हाँ क्या हो गया, इसीलिए भी मिटाए। देखो देखो यहाँ पे टेम्परेचर अभी -12 डिग्री सेल्सियस है, दिख रहा है आपको -12 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस, ये 100। तो सबसे पहले आप इधर हीट देना सप्लाई करेगा, से हीट देना है, कितना हीट देना है। अगर आप हीट दोगे तो पहले वो -12 से कहां पहुंचा, -12 से 0। तो सबसे पहला अमाउंट ऑफ हीट Q1 इज इक्वल टू कितना लगेगा, M S डेल्टा टी। M कितना लिखेंगे, मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ डेल्टा टी 12 लिखेंगे, डेल्टा टी 12 लिखेंगे। अब सुनो, अभी सॉलिड से सॉलिड में ही है, सॉलिड ही है। अब यहाँ स्टेट बदल रहा है, देखो यहाँ आ गया, 0 था 0 ही है, लेकिन अब सॉलिड से ये किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में, तो और हीट लगेगा। सेकंड नंबर ऑफ हीट Q2 इज इक्वल टू M इंटू एल। इसका फॉर्मूला होता है M इंटू एल, लैटेंट हीट का फॉर्मूला है। जो नहीं किए थे लास्ट क्लास उनको बता रहे हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं आप, रिकॉर्डिंग देखिए। मास ऑफ आइस, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद लिक्विड से सीधे कहां पहुंचेगा, कितना दूरी तक, 100 स्टीम। और इस समय नंबर तीसरा हीट कितना यूज होगा, मास ऑफ आइस, लेकिन स्पेसिफिक किसका लेंगे। इसमें बहुत लोग गलती करता है, जब पानी बदल चुका है तो पानी बोला कि आइस का है लिख रहे हैं, और जितना आइस था उतना पानी बदला है, इसीलिए उसी का मास लिख रहे हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। और डेल्टा टी में कितना लिखेंगे, 100 माइनस 0 यानी 100। अब ये अभी यहाँ लिक्विड था तो यहाँ भी अभी लिक्विड है, लेकिन अब ये लिक्विड से क्या चीज बदलेगा, वेपर। लेकिन वेपर में बदलते वक्त क्या चेंज नहीं होगा इसका, टेम्परेचर, क्योंकि स्टेट बदल रहा है। तो 14 नंबर ऑफ हीट कितना यूज होगा, मास ऑफ आइस, लैटेंट हीट ऑफ क्या, वेपराइजेशन। तो पूछा है कि टोटल हीट कितना लगा, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। न्यूमेरिकल में हर चीज का वैल्यू दिया हुआ है। मास ऑफ आइस दिया हुआ है न्यूमेरिकल में 0.12 kg, कितना है 3 kg। मास ऑफ आइस 3 kg। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस देखिए नीचे लिखा हुआ 2100 जूल पर केजी केल्विन। यहाँ का डेल्टा टी 12 डिग्री सेल्सियस। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया होगा, देखो 3.35 समथिंग 10 का पावर। उसका स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मास तो पता ही है 3 kg, ये दिया होगा 4200 या 4186 जो भी है। डेल्टा टी यहाँ पे 100, मास ऑफ आइस दिया है वही 3 kg, और लैटेंट हीट ऑफ कितना दिया हुआ है। हाँ, तो सारा वैल्यू को जोड़ के जोड़ देना है। तो क्या इस तरह का सवाल एग्जाम बना लोगे, इजी जी न्यूमेरिकल देगा तो, बहुत भारी तो नहीं है। नहीं समझ में आया, अक्षरा को हल्का हल्का समझ में आया,
ठीक है, और बता देंगे, कोशिश कीजिए। ये दो फॉर्मूला यूज किए, एक स्पेसिफिक हीट होता है, एक लैटेंट हीट होता है। ठीक है, लैटेंट हीट दो ही बार यूज होता है, जब आइस सॉलिड से लिक्विड बदल रहा है या जब लिक्विड से वेपर में बदल रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है m इंटू एल वेपराइजेशन, ये m इंटू एल फ्यूजन, F फॉर फ्यूजन। ठीक है, और ये स्टेट चेंज करने पे है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कॉपी कर लीजिए, हम इसका फोटो आपको भेज रहे हैं, अच्छा सा फोटो क्लिक करके। कोई डाउट है तो पूछो हमसे। भैया वीडियो आपका अच्छे से नहीं आ रहा है। कितने लोग हैं जिनका वीडियो अच्छे से नहीं आ रहा है? वो हाथ उठाएंगे जिनका वीडियो बहुत खराब से आ रहा है, बहुत ही ज्यादा खराब, एकदम ही गड़बड़ है। हाँ, एग्जाम में ग्राफ भी बना के करना है विशाल, एग्जाम में ग्राफ भी बनाना है। 3 लोगों का वीडियो बहुत ही ज्यादा खराब है, 4 5, कौशल, सुमित, आर्यन, तृप्ति, शुभम, तृप्ति कुमारी, एक और है, 2 तृप्ति है, अंकित सिन्हा, मान्या सिंह, काफी लोग का वीडियो रुक रुक के आ रहा है। ठीक है, तो 2 मिनट हम रुक जाते हैं, 2 मिनट का ब्रेक है, आप लेकिन लीव नहीं कर सकते हैं। तो कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन जब हटा दिया गया है तो थोड़ा बस डेफिनेशन जानने के लिए आपको हम ये बात बोले, अभी रिकॉर्डिंग ऑफ था तो आप ना सुन पाए हो, रिकॉर्डिंग में अलग बात है। तो कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन का ही अगला हिस्सा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और वो टीचर पूछ सकते हैं। जैसे हीट ट्रांसफर अगर हटा दिया तो इसको भी हटा दिया होगा सिलेबस से, लेकिन पूछ सकते हैं। तो इसलिए टॉपिक का नाम लिखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे हर साल बस एक न्यूमेरिकल आता है और कुछ नहीं, फिक्स है, स्टेटमेंट और न्यूमेरिकल आएगा। लेकिन फिर भी हम आपको इसका स्टेटमेंट, इसका प्रूफ बताएंगे और तब न्यूमेरिकल बताएंगे। देखिए, इसका सीधा सीधा बात है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है कि मान लीजिए ये एक लोहे का रड है, ठीक है, और इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके रखे हैं इस रूम में। इसका टेम्परेचर भी कितना है? 100। ठीक है, छोड़ देते हैं, हाथ जल जाएगा क्या। और ये रूम का टेम्परेचर मान लो अभी 20 डिग्री सेल्सियस है मान लो, तो 100 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना है? 80। अब इससे हीट रिलीज होगा, ये टेम्परेचर इसका घटेगा ना, यानी ये हीट लूज करेगा, ये हीट लूज करेगा सराउंडिंग में, ये सिस्टम हो गया और ये पूरा क्या हो गया? सराउंडिंग। तो ये हीट लूज करेगा। अभी इसका टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ रखा हुआ था, अगले 5 मिनट में इसका टेम्परेचर 100 से 90 हो जाता है। 100 से कितना जाता है? 90। अगले 5 मिनट में 100 से 90 हो जाता है। ठीक है, सराउंडिंग बीसी रहेगा, बहुत बड़ा रूम है, ये नहीं कि अभी 100 से 90 तो रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसके चलते वैसा नहीं होगा। तो आप ये बताइए, 100 से 90 होने में इसको 5 मिनट लगा, जब बहुत देर बाद ये ठंडा हो चुका होगा और ये आ चुका होगा आपको मान लो 60 पर, 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो 60 से फिर 50 कभी ना कभी होगा, क्योंकि रूम तो 20 पे है, जब तक ये पूरी तरह से 20 पे ना आ जाए ये ठंडा होता ही रहेगा, हीट लूज करते रहेगा। तो 100 से 90 आने में इसको 5 मिनट लगा था, 60 से 50 आने में इसको कितना समय लगेगा? एग्जैक्ट 5 मिनट, 5 मिनट से कम, 5 मिनट से ज्यादा, या एग्जैक्ट 5 मिनट? 5 मिनट से कम कुछ लोग कह रहे हैं, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे 5 मिनट एग्जैक्ट, कुछ लोग 5 मिनट से ज्यादा, कुछ लोग 5 मिनट से कम, यही 3 ऑप्शन है। तो याद रखिएगा, इसको ठंडा होने में 5 मिनट से ज्यादा समय लगेगा। कारण है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट है कि जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, हीट लॉस का रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट समझते हैं ना, हीट लॉस पर यूनिट टाइम, रेट उतना ज्यादा होगा, मतलब तेजी से ठंडा हो। कोई गर्म चीज बहुत तेजी से ठंडा होता है, लेकिन हल्का सुसुम बहुत देर तक रहता है। कारण क्या है? जितना ये डिफरेंस कम होता जाएगा, जैसे शुरू में 100 था, सराउंडिंग था 20 पे, तो 100 माइनस 20 80 का डिफरेंस जो था, उसके चलते हीट लॉस तेजी से होगा। लेकिन बाद में वही डिफरेंस मान लो 60 और 20 40 का रह गया, तो वही डिफरेंस कम होने की वजह से हीट लॉस का रेट कम हो जाएगा। जो चीज पहले 5 मिनट होता था, 7 मिनट 8 मिनट में हो। अगर वही टेम्परेचर ये हो जाएगा 40, और 40 से 30 आना है, सराउंडिंग 20 पे है, तो और धीरे धीरे रेट लॉस होगा, हीट लॉस और कम हो जाएगा, मतलब हीट लॉस की रफ्तार कम हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट था किनका? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। तो लिखिएगा स्टेटमेंट, हम एनसीईआरटी का स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं आपको, लिखिएगा, और फिर हम कुछ यहाँ पे समझाएंगे, उसको कोशिश कीजिए समझने का। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, according to Newton's law of cooling, comma, the rate of loss of heat,
the rate of loss of heat according to Newton's law of cooling, the rate of loss of heat of the body, the rate of loss of heat of the body is directly proportional to the difference of temperature of the body and the surrounding. Is directly proportional to the difference. रिपीट कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज हम लिखवा रहे हैं, फिर से बोल दें. According to Newton's law of cooling, the rate of loss of heat of the body is directly proportional to the difference of temperature of the body and the surroundings. Of the body and the surrounding. ठीक है. दिस लॉ होल्ड्स गुड. ये लॉ सही में अच्छे से वैलिड है स्मॉल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के लिए. दिस लॉ होल्ड्स गुड only for a small difference of temperature. This law holds good only for small difference of temperature. देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रूव करके आपके एनसीईआरटी में, आपको समझ में बहुत कम आता होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा समझने का. एग्जाम में वैसे इसका स्टेट एंड प्रूफ कम आता है, मेनली इस पे न्यूमेरिकल आता है, लेकिन हम प्रूफ भी इसके साथ कर रहे हैं. समझिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं न्यूटन, इनका एक्सप्लेनेशन देखिएगा. 3 मिनट इस मीटिंग का बचा हुआ है, मेरे एक्सप्लेनेशन के बीच में ही ये कट जाएगा, लेकिन आप तब तक भी सुनिए, मीटिंग को यूज करेंगे, उसके बाद अगले मीटिंग को आप 2 मिनट बाद ज्वाइन कर लीजिएगा, ये खत्म होते हैं. ठीक है. क्या है dq by dt, ये होता है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट. यह रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट. माइनस में क्यों लगा दिया समझ में आया, क्योंकि ये लॉस हो रहा है. dq by dt is directly proportional to difference in the temperature of body and surrounding. मान लो बॉडी का टेम्परेचर है T2 और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, तो यही होता है, ये प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस हीट लॉस का रफ्तार उतना तेजी से होगा. तो माइनस में dq बाई dt इज इक्वल टू कांस्टेंट कोई k लगा दिए इनटू में T2 माइनस T1, इक्वेशन नंबर 1. यही बात इनका स्टेटमेंट कहता है. इनका स्टेटमेंट यही है कि हाँ भाई रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज इक्वल टू कांस्टेंट k इनटू T2 माइनस T1. न्यूमेरिकल में इसी से बनाएंगे. न्यूमेरिकल में अगर माइनस साइन ना भी दे तो चल जाएगा, फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यही यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा. वैसे हम लोग सब जानते हैं कि मान लो इफ dT2 is the change in temperature of body. मान लो बॉडी के टेम्परेचर में कितना का चेंज आया, dT2 का, तो बताइए उसका लॉस ऑफ हीट कितना होगा. dq बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ाया गया है, ms डेल्टा टी पढ़े हैं ना, तो जो चेंज आया उसको हम dT2 लिखे हैं, तो क्या लिखेंगे, dq बराबर q बराबर पढ़े ना ms डेल्टा टी, तो बॉडी का स्पेसिफिक हीट अगर s है तो dq बराबर क्या लिखेंगे, ms dT2. तो यहाँ से अगर दोनों में t डिवाइड कर दे दोनों साइड, dq बाई dt कितना आ जाएगा, ms dT2 बाई में dt. इक्वेशन नंबर 2 में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, अभी हम सिर्फ बॉडी की बात कर रहे हैं, बता दे रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, वही तो बोले कि कंफ्यूजन हुआ होगा तो बताने नहीं जा रहे हैं, तो फिर से ये बताने जा रहे हैं. dq मतलब बॉडी, q बराबर होता है ना ms डेल्टा टी. कोई बॉडी अगर किसी रूम में रखा हुआ है तो हीट लूज करा तो स्पेसिफिक हीट तो उसका होता है कुछ, तो उस बॉडी का चेंज इन हीट मान लो dq बराबर क्या लिखेंगे, m स्पेसिफिक हीट s, और चेंज इन टेम्परेचर उस बॉडी का कितना टेम्परेचर चेंज हुआ बॉडी का खुद में,
सराउंडिंग से डिफरेंस नहीं, बॉडी का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, तो उसको हम क्या लिख रहे हैं, dT2, डेल्टा टी क्या लिख रहे हैं स्मॉल में, dT2, दोनों साइड किससे डिवाइड किए, खाली dt dt से। तो दो इक्वेशन दिख रहा है, एक ये इक्वेशन, एक ये, दोनों का। अब यहाँ देखो, इस इक्वेशन का dQ/dt का वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर सकते हैं, तो हम इक्वेशन 2 का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। आप सेकेंड मीटिंग में जुड़िए, इसको फोटो फिलहाल भेज रहे हैं और यहाँ तक लिख के रखिएगा। सेकेंड मीटिंग में आप 2 मिनट बाद जुड़ सकते हैं, 2-3 मिनट